इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु चरणों में समर्पित श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री विजय जैन, मंजू जैन जी, गगन जैन, केटी जैन जी, अरु जैन, गौरव जैन, निहाल जैन, चांदनी जैन जी परिवार, ह्यूस्टन टेक्सास, अमेरिका। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय के माध्यम से जम्बू द्वीप के अंदर जो क्षेत्र हैं, जो पर्वत हैं, उनका एक विस्तार बताने के लिए यहाँ पर सूत्र आ रहा है। आगे का सूत्र नंबर 24। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। यह भरत क्षेत्र का विस्तार बताया जा रहा है। किसका विस्तार? पूरे जम्बूद्वीप का नहीं। अब दिमाग में लाओ, बहुत बार नक्शा देख चुके हो। पूरे जम्बूद्वीप के अंदर जो भरत क्षेत्र दक्षिण दिशा में एक धनुषाकार है, उस भरत क्षेत्र का केवल यह विस्तार का मतलब, इसका यह एक चौड़ाई बताई जा रही है। भरत षड्विंशति है ना, और पंच योजन शत माने 500 योजन और 26 उसमें और जोड़ना है तो 526 योजन हो जाता है। और उसके साथ साथ 6 योजन और 1 योजन का 19वां भाग, जिसे हम बोलते हैं 526 से ही 6/19, 526 और 6/19, ये इतने योजन प्रमाण यह भरत क्षेत्र का विस्तार यहाँ बताया गया है। माने भरत क्षेत्र इतने विस्तार, इतने फैलाव के साथ में है जम्बूद्वीप के अंदर। उसी को और आगे समझाते हुए कि जब भरत क्षेत्र का इतना विस्तार है तो आगे के जो क्षेत्र हैं या पर्वत हैं उनका क्या विस्तार होगा। तो आचार्य कहते हैं तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। उससे दूने दूना विस्तार है। वर्षधर माने वर्ष होता है क्षेत्र, और उस क्षेत्र को जो धारण करते हैं वो कहलाते हैं पर्वत, या क्षेत्र को जो विभाजित करते हैं वो कहलाते हैं पर्वत। तो इन पर्वतों का और क्षेत्रों का जो विस्तार है वो विदेहांता माने विधेय तक जो है दूना दूना करते चले जाना। यानी भरत क्षेत्र का जो विस्तार आपको बताया 526 से 6/19, इसी को यदि हम दूना कर देंगे तो आगे का क्षेत्र जो आएगा, पहले तो क्षेत्र के बाद पर्वत आएगा, तो जो आगे का पर्वत आएगा उस पर्वत का ही विस्तार हो जाएगा। फिर उसका दूना कर देंगे तो आगे के क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा, है ना। भरत क्षेत्र के बाद हेमवत क्षेत्र आया, है ना। फिर हेमवत क्षेत्र के बाद में फिर पर्वत आएगा। पहले हिमवान आया, फिर महाहिमवान आएगा, उसका विस्तार हेमवत क्षेत्र से भी दूना होगा। फिर उसके आगे हेमवत क्षेत्र के बाद महाहिमवान पर्वत आ गया, और महाहिमवान पर्वत के बाद में फिर क्षेत्र आएगा हारी वर्षक क्षेत्र या हरी क्षेत्र, वो आएगा, उसका विस्तार उससे भी दूना होगा। फिर उसके बाद में फिर एक पर्वत आएगा जो निषद पर्वत कहलाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्षेत्र आएगा, वो विधेय क्षेत्र आ जाएगा। तो इस विधेय तक हमको ये सब क्षेत्र की अपेक्षा से पर्वत दूना, पर्वत की अपेक्षा से आगे वाला क्षेत्र दूना,
फिर आगे वाले क्षेत्र से आगे वाला पर्वत दूना, आगे वाले पर्वत से आगे वाला क्षेत्र दूना। ऐसा अगर हम क्षेत्र की अपेक्षा से क्षेत्र का विस्तार निकालेंगे तो कितने गुना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। यानी भरत क्षेत्र से हेमवत क्षेत्र का विस्तार 4 गुना हो जाएगा। हेमवत क्षेत्र से हरि क्षेत्र का विस्तार उससे भी 4 गुना हो जाएगा, और हरि क्षेत्र से भी विदेह क्षेत्र का विस्तार 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इनका विस्तार कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से पर्वत का निकालेंगे तो वो भी 4 गुना होगा। हिमवन पर्वत से महाहिमवन पर्वत का 4 गुना होगा, है ना। और महाहिमवन पर्वत के बाद में निषद पर्वत का निकालेंगे तो वो 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे ये विदेह अंत तक यही क्रम है। और जब यहाँ पर ये पर्वत हैं, क्षेत्र हैं, इन सब का विस्तार दूना हो रहा है, तो वहाँ पर रहने वाले जो कमल आदि हैं उनके बारे में भी आपको बताया ही है। संख्या तो उतनी ही रहती है, लेकिन उनका विस्तार तो दूना दूना होता है। ये तो पहले ही बताया जा चुका है, तो वो यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पर जो एक सूत्र आ रहा है, ये सूत्र का पहले भी यूज किया गया था, उत्तरा दक्षिण तुल्याहा। यानी जो उत्तरखंड की, उत्तरी देश की या उत्तर, अब विदेह की जो परली ओर हो गया वो सब उत्तर कहलाया, है ना। मैप ध्यान है ना। विदेह तो बीचों बीच में हो गया, उसके नीचे इधर की ओर दक्षिण हो गया, ऊपर की ओर उत्तर हो गया। तो उधर की सब जो व्यवस्था है उत्तर की, वो दक्षिण के बराबर ही समझना चाहिए, दक्षिण के ही तुल्य है ना। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि विदेह के बाद में अब जो क्षेत्र, विदेह क्षेत्र के बाद में जो पर्वत आएगा वो नील पर्वत आएगा, फिर उसके बाद में रम्यक क्षेत्र आएगा, फिर रुक्मी पर्वत आएगा, फिर हैरण्यवत क्षेत्र आएगा, फिर जो है शिखरणी पर्वत आएगा, और उसके बाद में ऐरावत क्षेत्र आ जाएगा। तो इनकी व्यवस्था दक्षिण के समान ही जान लेना चाहिए। तो इधर जैसे बढ़ते हुए क्रम में गया, वैसे उधर घटते हुए क्रम में जाएगा, और जब घटते हुए क्रम में पहुंचेगा तो जितना विस्तार भरत क्षेत्र का होगा उतना ही विस्तार ऐरावत क्षेत्र का आ जाएगा। क्योंकि उस पूरे वलय में, गोले में, है ना, जो जम्बू द्वीप का एक गोला है, उसमें जितना अपन ने नीचे धनुष बनाया था, आर्क बनाया था, उतना ही हमें आर्च ऊपर बनाना है। तो उतना ही विस्तार ऊपर आएगा, उतना ही विस्तार नीचे आएगा। तो भरत क्षेत्र का विस्तार ऐरावत क्षेत्र के बराबर आएगा, है ना। इधर देखेंगे तो हेमवत क्षेत्र का विस्तार उधर के कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? हैरण्यवत क्षेत्र के बराबर आएगा, है ना। इधर से हम हरि क्षेत्र का विस्तार देखेंगे तो उधर के रम्यक क्षेत्र के बराबर आएगा। तो इस तरह से ये क्षेत्रों का विस्तार, है ना, दक्षिण की ओर का जितना होगा उतना ही उत्तर की ओर का होगा, और पर्वतों का विस्तार भी इसी तरीके से जानना। यहाँ पर जो हिमवान पर्वत है उधर से वो शिखरी पर्वत पड़ेगा, इन दोनों का विस्तार बराबर होगा। और इधर से हिमवान के बाद महाहिमवन पड़ेगा तो उधर से वो रुक्मी पर्वत पड़ेगा, उसका विस्तार दोनों का बराबर होगा। इधर से निषद होगा, उधर से नील होगा, तो दोनों का विस्तार बराबर होगा। ऐसे 6 पर्वतों का और 7 क्षेत्रों का अच्छे ढंग से आपके माइंड में एक डिजाइन बन जाना चाहिए, है ना। और इन सब का जो भी यहाँ विस्तार है, जो भी इन सब नदी आदि की जो विशेषताएं भी बताई गई हैं, उन सब के बारे में भी आपके दिमाग में एक अच्छी फिगर बनी होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम आप जम्बू द्वीप हैं, भरत आदि क्षेत्र हैं, मिलेच्छ खंड आदि हैं, इनकी कुछ विशेषताओं को भी समझ सकें, है ना। तब आगे चर्चा की जाती है। आगे का सूत्र पढ़ते हैं। भरत ऐरावत योर वृद्धिराशौ षट समयाभ्या मुत्सर पिण्यवसर्पणीभ्याम। अब ये सूत्र है जो आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है समझने के लिए। भरत ऐरावत योर, यानी भरत और ऐरावत
योर ये जो है भरत और ऐरावत ये दो शब्द हैं, है ना, और इनमें द्विवचन का प्रयोग किया गया है। भरत ऐरावत यो, ये षष्ठी के भी द्विवचन में यही रूप बनता है और सप्तमी विभक्ति के भी द्विवचन में यही रूप बनेगा। तो षष्ठी तो संबंध कारक होती है, तो अगर हम इसका संबंध कारक अर्थ लेते हैं तो भरत और ऐरावत का, ऐसा अर्थ आएगा, वृद्धि ह्रासो, यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र का वृद्धि और ह्रास होता है। 60 समयाभ्याम, 6 समयों के द्वारा, उत्सर्पिणी में और अपसर्पिणी के माध्यम से, ये इसका अर्थ आएगा। और अगर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो इसके अर्थ में आएगा कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में, है ना, वृद्धि और ह्रास होता है। 6 समय माने 6 कालों के द्वारा, वह 6 कालों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के भी काल विभाजित हैं। तो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनों ही 6 कालों को धारण करती हैं, और इन्हीं उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालों में जो वृद्धि और ह्रास होता है, वो वृद्धि और ह्रास किसका होता है? तो हम यहाँ दोनों ही अर्थ ले सकते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र का भी वृद्धि ह्रास समझ सकते हैं, और भरत और ऐरावत क्षेत्र में रहने वाले जो मनुष्य आदि हैं उनका भी वृद्धि ह्रास ले सकते हैं। मुख्य रूप से आचार्यों ने क्षेत्र का वृद्धि ह्रास न लेकर के मनुष्यों का ही वृद्धि ह्रास, मनुष्य या तिर्यंश आदि का ही वृद्धि ह्रास लिया है ना, क्योंकि भरत क्षेत्र आदि में अगर हम वृद्धि ह्रास भी माने तो यूँ नहीं कह रहे हैं कि भरत क्षेत्र की वृद्धि होगी या भरत ऐरावत क्षेत्र की वृद्धि होगी। वृद्धि तो नहीं हो सकती, उसमें जितना 526 से 6/19 योजन का विस्तार है तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसके वृद्धि ह्रास का ये भाव भी समझा जा सकता है कि पृथ्वी पर एक भूभाग जहाँ पर हम रहते हैं ये भूखंड कहलाता है, और एक जलीय भाग होता है जहाँ पर समुद्र, नदियाँ इत्यादि यहाँ होते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि भरत क्षेत्र में भी वृद्धि ह्रास होता है, ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए। क्षेत्रों का वृद्धि ह्रास का मतलब इस तरह से स्वीकार करना चाहिए कि क्षेत्रों में जो भूभाग है वो भूभाग पहले अधिक होता है, धीरे धीरे वह भूभाग कम होता जाता है, जलीय क्षेत्र बढ़ता जाता है। कहीं ना कहीं आप विज्ञान को भी पढ़ेंगे या किसी चीज़ को जो जियोग्राफी वगैरह होती है उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये बात मिलेगी कि जलीय भाग बढ़ रहा है। इससे क्या होता है कि जो भूभाग है वो क्षेत्र कम होता जाता है। तो जब हम ये देखते हैं कि पहले इतने बड़े बड़े मनुष्य होते थे, अब भरत क्षेत्र तो वही है, अब उसी में चक्रवर्ती भी रहना है, उसी में अपन को भी रहना है ना। अब भरत राजा के छत्री के 60,000 क्या है पुत्र हैं, 96,000 रानियां हैं, अपार तो सेना है, कहाँ रहेगी? और सबकी ऊंचाई अगर भरत क्षेत्र में उस समय पर भरत चक्रवर्ती की ऊंचाई 500 धनुष की है, तो ये लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ से आएगी इतनी जमीन? जब 500 धनुष का आदमी बैठेगा तो कितने धनुष घेरेगा? कितने किलोमीटर घेरेगा? तो आप ये तो सोचो। तो क्षेत्र तो यही है। तो हमें कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि क्षेत्र की भी हानि हुई है ना। चतुर्थ काल में जिस तरह का क्षेत्र था, भूभाग था, वो आज हमारे पास में कहीं ना कहीं या तो समुद्रों से बाधित हुआ है, या वह भूभाग जो पहले अधिक भूभाग के साथ में हमारे लिए इस तरह से विदेशों का विभाजन नहीं होता होगा जैसा आज हमें दिखाई दे रहा है। तो ये भूभाग जो है जब जलीय भाग के माध्यम से अवरोध को प्राप्त हो जाता है तो भूभाग कम हो जाता है। समुद्र वगैरह जो आज हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रशांत महासागर हो चाहे अटलांटिक सागर हो, तो ये सब ज्यों के त्यों चतुर्थ काल में थे ऐसा नहीं कह सकते। ये सब जो है बाद में बने हैं और इन्होंने ही जो है उस क्षेत्र को कम कर दिया। ये मेरा अपना सोचना है ना। तो इस तरह के कारण से ही जो है हम ये समझ सकते हैं कि जो बहुत बड़ा भूभाग है वो आज हमारे पास में थोड़ा सा रह गया है। बहुत कुछ तो ये जलीय क्षेत्रों के कारण से अवरुद्ध हुआ, और बहुत सारा भूभाग जो आज हमारे पास में होता वो उन जो विदेशी देश हैं
जैसे कि चीन है या अमेरिका है या रूस है, उनके भी और उसी और उन्हीं की साइड में और भी जो जलीय तत्व है उसने भी उनके उस भूभाग को रोक रखा, जिसके कारण से वो भी अपनी गति आगे नहीं कर सकते। तो ऐसा बहुत सा भूखंड है जो अवरुद्ध हुआ है। ये कौन बताएगा? ये तो कोई अच्छा खासा कोई जियोग्राफी पढ़ा हुआ हो, साइंस पढ़ा हुआ हो, वही बता पाएगा। ये अपने लिए एक सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि इतना बड़ा भूभाग में तो कभी भी भरत चक्रवर्ती आदि कोई नहीं रह सकते, है ना। आप सम्मेद शिखर को देख लो तो कोई भी तीर्थंकर किसी एक टोंक पर बैठ जाएंगे, पूरा सम्मेद शिखर गिर जाएगा। समझ आ रहा ना। तो ये तो अपने मन से एक बहुत छोटी सी व्यवस्था अपने को देखने को मिल रही है, जो आज अपने लिए एक प्रतीकात्मक ही रह गई है। पॉपुलेशन थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती है, अब 1-1.5 कितने से लोग हैं, 130 करोड़ लोग हैं, इतने है ना, 130 करोड़। हाँ 130 और पूरे विश्व की मिला लो तो 7-8 अरब, कितनी सी पॉपुलेशन है। अब ये जो है 100-150 करोड़ आदमी, और इसको भी इतना तमाशा बना रखा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे महाविस्फोट हो रहा है। समझ आ रहा है ना, पॉपुलेशन का बड़ा विस्फोट हो रहा है। अरे भाई क्या होता है, 100-200 करोड़ आदमी के मायने रखते हैं। ये तो पहले भी इससे ज्यादा रहा करते थे, जहां पर लाखों लाखों लोग रोजाना मरा करते थे, युद्ध हुआ करते थे। तो कितनी करोड़ों की जनता होगी जब लाखों आदमी मरेगा, तब महीनों महीनों युद्ध चलते हैं। हाँ तो और आज तो हम बड़ी छोटी छोटी सी अफगाना के साथ में हैं। अगर तुम चक्रवर्ती का जो कटक होता है, उसकी जो सेना होती है, उसका विस्तार पढ़ लोगे ना, चक्कर खा के गिर जाओगे। 12 योजन में फैला हुआ वह चक्रवर्ती का जो कटक होता है, विस्तार समझो क्या होता है, उसमें कितनी सेना रहती होगी। तो आप ये देखें कि ये अवसर्पणी काल है, इसमें सब कुछ घट ही रहा है। तो इसमें घटते हुए भी आचार्य कहते हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र में इस तरह से मनुष्यों के लिए भी ये घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी होती रहेगी। अब ये कितनी बड़ी बात है कि जिस भरत क्षेत्र में हम और आप लोग रहते हैं, उसी भरत क्षेत्र में 5 तो मिलेश खंड है और एक विजयार्ध पर्वत भी है, जहां पर विद्याधर लोग रहते हैं। ठीक है ना। ये जो लिखा है यहां पर कि 6 कालों से उत्सर्पणी और अवसर्पणी के माध्यम से काल का परिवर्तन होता है। ये काल का परिवर्तन पूरे भरत क्षेत्र के लिए नहीं है। सूत्र में भले ही लिखा है भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र में तो आर्यखंड भी आता है और मिलेक्ष खंड भी आते हैं। मिलेक्ष खंड में कहाँ 6 काल होते हैं, वहां तो चतुर्थ काल ही रहता है। विजयार्थ पर्वतों पर भी चतुर्थ काल ही चलता है। वहां पर घटोत्तरी बढ़ोत्तरी तो होगी, लेकिन वो इसी रूप में होगी कि अगर घट रहा है तो वह, जैसे अवसर्पणी काल था, चौथा काल जब प्रारंभ हुआ था, उस समय पर जैसा समय था, है ना, धीरे धीरे घट करके चौथे काल का जैसे अंत हुआ, तो उस टाइप से चौथे काल का जैसे प्रारंभ से जो घटाव हुआ है, उस तरह का ही घटना वहां पर होएगा। फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे उत्सर्पणी में बढ़ता है, तो जैसे उत्सर्पणी का तीसरा काल पड़ेगा, तो उसमें जैसी बढ़ोत्तरी होगी, वैसी बढ़ोत्तरी वहां पर अब चल रही होगी। मतलब यहां तो जो है सब घट रहा है। मनुष्यों की आयु घट रही है, मनुष्यों की ऊंचाई घट रही है, उनके सुख घट रहे हैं, वैभव घट रहे हैं, और वहां सब बढ़ रहा। कहां पे? विजयार्धों में, क्योंकि चतुर्थ काल तो पूरा हो चुका। तो एक जो है वो आरा एक पूरा हो गया। तो इस तरह से जब हम देखते हैं, तो इससे ये समझना कि यह केवल आर्यखंड के लिए ही ये उत्सर्पणी अवसर्पणी के 6 काल हैं। अब ये 6 काल कौन से होते हैं? तो अवसर्पणी की अपेक्षा से देखें, जिस अवसर्पणी काल में अपन चल रहे हैं, तो जब यहां पर पहला काल होता है तो उसे कहा जाता है सुषमा काल, है ना। दूसरा जो काल होता है उसको बोलते हैं सुषमा काल। तीसरा काल होता है उसको बोलते हैं सुषमा काल। फिर चौथा काल जो आता है उसको बोलते हैं सुषमा काल। 5वां काल ये चल रहा है जो दुष्मा काल, और 6वां काल आएगा दुष्मा काल, है ना।
सा को खा भी बोलने में आता है कहीं कहीं, जो षटकोण वाला सा होता है, इसलिए उसको सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा, ऐसे 6 कालों में विभाजित किया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर जब हम अभी पंचम काल में जी रहे हैं, अभी हम पंचम काल में हैं यहाँ पर, तो इससे पहले यहाँ 4 काल व्यतीत हो चुके हैं इसी क्षेत्र पर, इसी भूमि पर, है ना। जब यहाँ पहला काल था तो यहाँ पर भोग भूमि थी, और भोग भूमि भी 3 प्रकार की होती है। तो पहले काल था तो यानी उत्कृष्ट भोग भूमि का काल होता है, दूसरा जो होता है मध्यम भोग भूमि का काल होता है, तीसरा जो होता है वो जघन्य भोग भूमि का काल होता है। तो तीनों भोग भूमियां यहाँ पे हो चुकी। और फिर उसके बाद में चतुर्थ काल आया, और उस काल में जो है सभी प्रकार की कर्म भूमियों का, जो तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, सब चतुर्थ काल में होते हैं। तो ये चतुर्थ काल में ये सब हो गया। अब ये पंचम काल चल रहा है, दुखमा काल, और इसके बाद में आएगा दुखमा काल। तो ये एक अवसर्पणी के 6 काल हो गए। जब ये दुखमा पूरा हो जाएगा तो फिर उत्सर्पणी प्रारंभ हो जाएगी। अवसर्पणी माने घटती हुई, उपसर्पणी माने बढ़ती हुई। तो जब ये घटते ऑर्डर में है तो ये उस अवसर्पणी कहला रहा है, और जब यही सब मनुष्यों की फिर आयु, उत्सेद, उनका वैभव इत्यादि सब बढ़ने लगेगा तो वो उत्सर्पणी कहलाएगा। तो उसमें भी 6 काल होंगे, शुरू यहीं से होगा। जब ये 6वां काल दुखमा पूरा हो जाएगा तो उस उत्सर्पणी का दुखमा काल प्रारंभ होएगा। फिर उसके बाद में दूसरा उसका काल आएगा दुखमा काल, फिर उसके बाद में उसमें काल आएगा दुखमा सुखमा काल, फिर आएगा सुखमा दुखमा, फिर आएगा सुखमा, और फिर अंत में आएगा सुखमा। माने पहले उत्सर्पणी में कर्म भूमि का काल चलेगा, बाद में भोग भूमि का काल आएगा। इधर जब हम अवसर्पणी में देखते हैं तो पहले भोग भूमि का काल आता है, फिर कर्म भूमि का काल आता है। तो इस तरह से ये 6 आरे हैं, है ना। 6 प्रकार के ये काल का यह एक अपना क्लासिफिकेशन कह लो, कुछ भी कह लो। तो इन्हीं 6 प्रकार के कालों के माध्यम से एक उत्सर्पणी पूरा हो जाता है, एक अवसर्पणी पूरा हो जाता है। और इस उत्सर्पणी और अवसर्पणी की पूरी अवधि जो है, पूरा जो टाइम इसका है, वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का बैठता है। क्या होता है ये? अब सागर तो आप लोग जान ही चुके हो, है ना। असंख्यात का काल है, उसमें 10 कोड़ा कोड़ी का मतलब हो गया करोड़ से, और करोड़ का गुणा करके उससे 10 से गुणा कर दो, हाँ। और उसमें भी एक सागर का जो काल है उसके साथ में इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएगा। अब इसका भी विभाजन बड़े अच्छे ढंग से किया हुआ है। जो पहला टाइम का जो एरा है, इसमें जो है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का काल है। पहला काल जो सबसे पहले आएगा, सुषमा जो उत्तम भोग भूमि का काल होता है, वो कितने का? 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, है ना। फिर आएगा दूसरा काल जब मध्यम भोग भूमि का, तो वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। फिर आएगा तीसरा काल जघन्य भोग भूमि का, वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। मतलब 2 कोड़ा कोड़ी सागर तक जघन्य भोग भूमि रहेगी, इतने काल तक, है ना। मनुष्यों की आयु नहीं है, ये भोग भूमि का काल है, मतलब इतने टाइम तक वहां भोग भूमि ही रहेगी, है ना। तो ये हो गया 4 3 7 2 9। अब जो बचा 1 कोड़ा कोड़ी सागर का काल, इसमें चतुर्थ काल में पूरा ये हो जाता है। बस 5वें और 6वां काल जो 21 हजार वर्ष के होते हैं उनको कम कर दो तो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर चतुर्थ काल का टाइम है। 5वां काल तो 21,000 वर्ष का है ही, और 6वां काल भी 21,000 वर्ष का है ही। सो ये टोटल मिलाकर के 10 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाता है। जब ये अवसर्पणी हो गया पूरा तो उत्सर्पणी भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का हो गया। ये 10 और ये 10 मिलाकर के जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं, जब ये एक चक्र पूरा हो जाता है तो इसको बोलते हैं कल्प काल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो एक कल्प काल पूरा हो जाता है। तो इस तरह से ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में इस आर्यखंड के अंदर ये 6 चक्र काल के ये चलते रहते हैं, और इसी के माध्यम से यहाँ के मनुष्यों में ऊंचाई इत्यादि की कमती या वृद्धि होती रहती है। कहने का मतलब यह है कि पहले लोगों के पास में सब कुछ रहता था और आज केवल दिखावा रह गया है, रहता कुछ नहीं है।
तो हर व्यक्ति के लिए समझना है कि ये अवसर्पणी जो काल चल रहा है इसमें सब चीजें ऐसी घटना है, मारा मारी और बढ़ना है ना। पहले के लोगों के पास में कितना सोना चांदी दबा रखा रहता था, पता ही नहीं पड़ता था। बाहर से आपको बिल्कुल फटे पुराने हाल में दिखाई देते थे और भीतर सब बढ़िया ठोस स्थिति रहती थी, जमी रहती थी, गाय बैल रहते थे, बड़े बड़े घर रहते थे, सब रहता था। तो ऐसे तरीके से रहने वाले इन लोगों के लिए कम से कम ये पढ़ने में आता है तो समझ में आता है कि अपन आज कुछ भी नहीं है, इससे पहले बहुत कुछ अच्छी समृद्धि थी, आज सिर्फ मारा मारी है और कुछ नहीं। समझ आ रहा है ना। तो भोग भूमि के जो लोग होते हैं वहाँ से अगर हम शुरू करें तो आपको एक बात बताना चाहते हैं कि भोग भूमि के जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं अपन जानते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भोग भूमि में स्त्री और पुरुष दो ही लोग होते हैं, उस परिवार के नाम पर कोई चीज नहीं होती है ना। वही दो स्त्री और पुरुष एक साथ ही जन्म लेते हैं और वही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं तो वही पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं, बस। इसके अलावा कोई किसी से लेना देना नहीं होता। भोग भूमि में रहने वाले बस दो ही युगल जीव होते हैं और जब मरण को प्राप्त होते हैं तो मरण भी दोनों का एक साथ होता है। तो किसी को कोई दुख नहीं होता कि पति पहले मर गया तो पत्नी रो रही, कि पत्नी पहले मर गई तो पति रो रहा। समझ आ रहा? क्योंकि रोने का मतलब ही दुख है, तो किसी को रोना तो है ही नहीं है, दुख होना नहीं है ना। तो वहां पर दोनों को एक साथ मरना, और मरने की भी बड़ी अच्छी वहां पर व्यवस्था है कि मरते समय भी कोई कष्ट नहीं होता है कि तड़फ रहे हो कि पड़े हैं। बस पुरुष को तो छींक आएगी और स्त्री को जम्बाई आएगी और आराम से प्राण निकल जाएंगे। समझ आ रहा? शरीर जैसे ही प्राण निकलेंगे बिल्कुल कपूर की तरह विलीन हो जाएगा, वहां पर कोई अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं है। शरीर होता तो औदारिक ही है, लेकिन फिर भी जैसा शरीर हम लोगों का पसीनेदार रोगी होता है ना, और मलमूत्र से सहित होता है, वैसा वहां पे नहीं होता है। होता तो औदारिक शरीर है लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला मिलता है, बहुत फैसिलिटी होती है उस शरीर में, है ना। हाँ, खाओ पियो सब, लेकिन और खाने पीने में भी ऐसा रहता है कि जो उत्कृष्ट भोग भूमि के जीव हैं वो 3 दिन बाद एक बार भोजन लेते हैं, जो मध्यम भोग भूमि के हैं वो 2 दिन बाद एक बार भोजन लेते हैं, और जो जघन भोग भूमि के हैं वो 1 दिन बाद एक बार भोजन लेते हैं, है ना। और वो भोजन भी लेते हैं तो वो भी उसका प्रमाण जो बताया है कि उत्कृष्ट भोग भूमि तो बेर के बराबर, बेर जितना होता है उस बेर के बराबर भोजन करेंगे एक बार 3 दिन में। फिर मध्यम भोग भूमि वाले, है ना, एक बहेड़ा होता है, बहेड़ा है ना, फल होता है, उसके बराबर भोजन करते हैं। और फिर उस जघन्य भोग भूमि वाले आंवले के बराबर भोजन कर लेते हैं, बस। बाकी का सब कल्प वृक्ष होते हैं भोग भूमि में, जो भी उन्हें सुखों की इच्छा होती है सब कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ, सब उन्हें मिलते हैं, आभरण आभूषण इत्यादि, और सब बढ़िया, है ना। सब पुरुष भी सजे हुए होते हैं और स्त्रियां भी सजी हुई होती हैं। शास्त्रों में लिखा है कि वहां पर स्त्रियों के लगभग 14 प्रकार के उनके आभूषण बताए गए हैं, है ना, और पुरुषों के 16 प्रकार के आभूषण होते हैं जिनसे वो स्त्री पुरुष बिल्कुल बढ़िया सजे हुए होते हैं। और ये सब आभूषण उनको फ्री में मिलते हैं, कोई शॉपिंग करने के लिए नहीं जानी पड़ती, कल्प वृक्षों के सामने खड़े हो जाना पड़ता है। भूषणांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं, बस इच्छा करो, हाँ, और फिर चेंज करने होते हैं तो चेंज करने के लिए भी फिर वो छोड़ दो, इच्छा करो फिर दूसरा मिल जाएगा। रोजाना चेंज करो, कोई मना नहीं करेगा, कोई किसी के लिए कमेंट करने वाला नहीं। वहां पर सब इतना सुख है कि सब लोग अपने अपने में सुखी रहते हैं, कोई किसी से ना तो कोई प्रतिस्पर्धा करता है ना कोई किसी को अपना कुछ दिखाता है, बस स्त्री के लिए पुरुष है, पुरुष के लिए स्त्री, दो के साथ ही जिंदगी सुखी से बीतती, बस। समझ रहा है ना। तीसरा कोई है ही नहीं, देखना ही नहीं किसी को, कोई मतलब ही नहीं। इन्हीं सुख के परिणामों के कारण से ये लिखा गया है शास्त्रों में कि उनकी लेश्या हमेशा शुभ रहती है। हाँ, मिथ्या दृष्टि भी होगा तो, सम्यक दृष्टि भी होगा तो, और सम्यक दृष्टि होगा तो नियम से वो मतलब सौधर्म रेशन स्वर्ग का देव बनेगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो भी देव ही बनेगा, चाहे वो भवनवासी बन जाए, व्यंतर बन जाए, ज्योतिषी बन जाए। अब देखो आयु भी कितनी बड़ी बड़ी रहती है। अगर उत्कृष्ट भोग भूमि है तो उसमें 3 पल्ले की आयु होती है, मध्यम भोग भूमि है 2 पल्ले की आयु होती है, जघन्य भोग भूमि है 1 पल्ले की आयु होती है। ये सब चीजें इतनी अधिक संख्या में आयु इतनी बड़ी हुआ करती थी, है ना। ऊंचाई भी उनकी अवगाहना देखें तो 6000 धनुष उत्कृष्ट भोग भूमि में,
मध्यम भोगभूमि में 4000 धनुष, जघन्य भोगभूमि में 2000 धनुष, इस तरह की उनकी ये ऊंचाइयां हैं, अवगाहना है। और ये सभी जहां रहते हैं उस वातावरण में किसी भी तरह का ना तो कभी ये किसी की निंदा करते हैं, क्योंकि जब किसी से मतलब ही नहीं तो निंदा क्यों करना, है ना। देवायु के बंध का एक कारण ये भी है, इनके लिए बताया गया है शास्त्रों में, कि ये कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं और अपनी आत्म प्रशंसा भी नहीं करते हैं, क्योंकि निंदा जब हम करेंगे तो हमें किसी के सामने ही अपनी आत्म प्रशंसा करनी पड़ेगी। दो लोगों को रहना है, किससे निंदा करना, किससे प्रशंसा करना है। जिसके पास जो है तो सबको पता ही है ना, जिसके पास जो भी गुण हैं, कलाएं हैं, सबको पता ही है। तो ये निंदा प्रशंसा ये भी जो है, जो हम दुनिया से ज़्यादा जुड़ते हैं, दुनिया के लोगों को ध्यान में रखते हुए, कौन मुझे देख रहा है, कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है, किसके लिए मुझे क्या कहना है, किसके लिए मुझे क्या करना है, इन चीज़ों के टेंशन में भी अपनी लेस्याएँ बिगड़ती हैं। इन लोगों से कुछ तो सीखें अपन, है? हमेशा शुभ लेस्याएँ, शुभ भाव रहेंगे तो कब रहेंगे, जब हम दूसरों की चिंताओं से मुक्त होंगे। अपनी चिंताएं जितनी जरूरत की हैं उतनी ही होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, उतने तो हम निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि भाई 2 तक सीमित हो जाएं, लेकिन फिर भी जितनी है उतनी हमें उनकी एक जो लिमिट है वो कम से कम रखनी चाहिए। 2 की, 4 की, 6 की, कोई लिमिट तो बनानी चाहिए। बस ज़्यादा किसी के बारे में सोचना माने क्लेश पैदा करना। आप किसी के बारे में सोचोगे, कौन क्या कर रहा है, वो आपके बारे में सोचेगा, प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, आप उससे अपने आप को नीचा देखोगे या बड़ा देखोगे तो भी क्लेश होएगा, है ना। या वो जो है आपकी लेस्या को बिगाड़ने वाला होएगा। तो इन सब चीज़ों से ही आज का आदमी संक्लेश को प्राप्त है। ये संक्लेश अगर कम करना चाहते हैं तो इन भोग भूमि के जीवों से हम सीखें। केवल इससे संक्लेश कम नहीं हो जाता कि हम 2, हमारे 2, और आज अगर तुम सीख लो तो कि भैया हम 2 ही बहुत हैं, 2 की और की जरूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। संक्लेश तो इससे है कि हम दुनिया से कितना जुड़े हुए हैं, है ना। संतान होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दुनिया से कितना जुड़ते हैं उससे फर्क पड़ता है। तो भोग भूमि के जीव जैसे उत्कृष्ट भोग भूमि में रहते हैं, वैसे ही मध्यम में होते हैं, वैसे ही जघन्य में होते हैं। थोड़ी सी उनकी जो अवगाहना है, ऊंचाइयाँ और उनकी आयु, उनके भोजन करने के तरीके, जो बीच बीच में गैप है, वो इन सब में अंतर आता है। समझ आ रहा है। और वहाँ पर जो जन्म लेते हैं तो वहाँ पर भी गर्भ से ही जन्म होएगा, क्योंकि ये तो आप दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हो, औदारिक शरीर वाले हैं तो गर्भज जन्म होएगा। तो गर्भ जन्म भी वहाँ पर जब मृत्यु होने वाली होती है उससे 9 महीने पहले ही गर्भ ठहरता, उससे पहले नहीं होता, है ना। बस समझ आ रहा है ना। कसाएं होते हुए भी कसाएं इतनी मंद रहती हैं कि कसाएं भी तो वातावरण के कारण से ही तो उत्पन्न होती हैं। जब बाहरी वातावरण ही नहीं होगा कोई कसाय को उत्पन्न करने का, तो कसाय क्या है ना। किससे गुस्सा, क्रोध किस पर, अहंकार किस पर, मायाचारी किससे, लोभ किस बात का। जब हम दुनिया को देखते हैं और दुनिया में अपन प्रतिस्पर्धा करके कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये सब चीजें पैदा होती हैं, क्रोध मान माया लोभ। तो उन्हें कोई दुनिया है ही नहीं उनकी, है ना। सब बढ़िया चारों तरफ वातावरण है, और उस वातावरण में भी न कभी गर्मी तेज होती है, न कभी ठंडी, न कभी बरसात, हमेशा एक जैसा, बिल्कुल एयर कंडीशन वातावरण रहता है हमेशा, है ना। अलग से मैं एयर कंडीशन अपनी अपनी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल प्लीजेंट वेदर होता है, और उसी एनवायरनमेंट में उनके लिए ना कभी कोई कष्ट होता, ना कोई पसीना आता, ना उन्हें कोई थकान होती। बस अपने उनके जो जीवन का ढंग है क्या है, तो बस यही रहना, खाना पीना, आराम से सोना, और बस बिल्कुल निश्चिंत होकर के आयु को पूर्ण करना। कोई काम नहीं है, व्यापार नहीं कोई भी, जॉब नहीं कोई भी, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या कुछ भी 6 कर्म वहाँ होते नहीं। वहाँ पर जो है जीवों के जो जन्म होते हैं वो भी बड़ा अच्छा बताया गया है कि 7 स्टेप में वो जीव पूरा हो जाता है ना, जन्म लेने के बाद में। मतलब कि जैसे 7 स्टेप में पहला स्टेप हो जाएगा कि जब वो बच्चा होता है तो अंगूठा चूसता है ना। तो उत्तम भोग भूमि में तो 3 दिन में, ठीक है ना। फिर अंगूठा चूसेगा, अंगूठा चूसने के बाद में क्या होता है, बैठेगा, बैठना सीख जाएगा। फिर 3 दिन में बैठना सीख जाएगा। 3 दिन में फिर वो जो है थोड़ा सा लड़खड़ा के चलना शुरू हो जाएगा। 3 दिन में फिर जो है ढंग से चलना शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है।
अस्थिर गमन, स्थिर गमन, ठीक है ना। और फिर 3 दिन के बाद में जब चलना फिरना शुरू हो गया तो उसमें क्या आ जाएगा, मतलब उसके अंदर जो कलाएं हैं, गुण हैं, ये सब प्रकट हो जाएंगे। ये 3 दिन इसमें लगते हैं। और फिर जो है 3 दिन में वो सम्यक्त की योग भी हो जाता है। स्थिर गमन, अस्थिर गमन के बाद में मतलब चलने फिरने लग गया, और चलने फिरने के बाद में बस यूँ समझ लो यौवन संपन्न हो गया। एक उसके यौवन के 3 दिन बीच में और ले लो बस। ऐसे 7 स्टेप में 7 21 दिन में वो पूरा जैसा है वैसा हो जाएगा। फिर वो उसमें कोई कमी नहीं आएगी, वैसा बराबर हो जाएगा 21 दिन में। भोग भूमि में लगेंगे यही 7 स्टेप में 3-3 दिन, मध्यम भोग भूमि में इन्हीं 7 स्टेप में 5-5 दिन, तो 5-7 35 है ना, 35 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। और जगन्य भोग भूमि में 7-7 दिन, 49 डेज में वो जो है पूरा हो जाएगा। बस उसके बाद में जीवन पर्यंतक, आयु पर्यंतक एक जैसा जीवन जीना है। श्रीजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु चरणों में समर्पित श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री विजय जैन, मंजू जैन जी, गगन जैन, केटी जैन जी, अरु जैन, गौरव जैन, निहाल जैन, चांदनी जैन जी परिवार, ह्यूस्टन टेक्सास, अमेरिका।